पहले तो मैं आप सबको सभी का क्षमा चाहता हूं। मुझे गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई, आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी। तो 4 परमिशन हो गए, एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई, मेरे से भी थोड़ी देरी हो गई। और वो तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ करते हैं, राहुल जी को सताते हैं, हमको सताते हैं, कहीं स्पीचेस है तो उसको देरी करवाते हैं ताकि लोग टाइम पर आए और वो थक कर हमारे भाषण में चले जाए, क्योंकि उतनी टाइम उनको मालूम है, ज़्यादा टाइम स्पीच के लिए नहीं देते, ज़्यादा वक्त हमारे लोगों को यहाँ बिठाते हैं, बैठ कर थक जाने के बाद लोग उठ के जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना है, और वो निकालने वाले आप ही लोग हो सकते हैं। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो लोग मिलिट्री में ज़्यादा है, फौज में ज़्यादा है, अपनी जान देते हैं, जान गुमा लेते हैं और देश की आज़ादी को बचाते हैं। लेकिन आजकल देश को बचाने का क्रेडिट वो उत्तराखंड को भी नहीं देते, हिमाचल को नहीं देंगे, पहाड़ी इलाकों को भी नहीं देंगे, सर क्रेडिट मोदी साहब ही लेंगे, क्योंकि उनकी तो ये आदत है कि जितना चाहे उतना झूठ बोलो और भी बोलते जाओ। जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना लोग बोलेंगे कि ये सच है, समझेंगे। तो ये उनका हमेशा जो चल रहा है, उसके बारे में आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते, या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और इसीलिए वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, हाँ कितने हैं भाई? अरे तुम ही लोग समझते हैं, हम तो गुलबर्गा दक्कन में रहने वाले कर्नाटक के। 10 अवतार में अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। अरे भाई, हर आदमी को आस्था है, हर आदमी भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म की जगह धर्म होती है और राज की जगह, राज करने की जगह राजा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सब मिक्स चल रहा है, और जब आप मिक्सचर करते हो, इसमें अच्छा कौन सा बुरा कौन सा चुन नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो ये हर जगह मोदी जी अपनी बात रखते हैं,
कांग्रेस को ही गालियां देते हैं। सिवाय कांग्रेस, मैं समझता हूं उनके सपने में नेहरू जी आते हैं, उनके सपने में इंदिरा गांधी आती है, उनके सपने में राजीव गांधी आती है, उनके सपनों में सोनिया गांधी आती है, और उनके सपनों में आजकल राहुल गांधी तो उनको सोने ही नहीं दे रहे, इसलिए सपना भी नहीं गिर रहा, इसीलिए उन्हें सोने भी नहीं दे रहे, इसीलिए सपना भी वहां नहीं पड़ रहा। तो डर रहे, तो डरा के अब हमारी जो यात्रा निकली थी, अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों भाई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, एक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर यह गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। और हम लोग तो देश के लिए जान दिए हुए लोग हैं। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए, और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। तो भाइयों, मैं पूछता हूं यहां के बीजेपी के सरकार को और उनके पार्टी को, आपके लोग कितने दिन जेल में थे आजादी लाने के लिए? आपके लोग कितने मर गए आजादी के लिए लड़के? आपके घर कितने बर्बाद हो गए? अरे कांग्रेस पार्टी के तो लोग फांसी पे चढ़े, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घर बार छोड़ के आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के लोग कॉलेज सभी छोड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के बाहर आए, अपनी संपत्ति की परवाह न करते वो लोग आजादी के लिए लड़े। आप क्या कर रहे हो? संपत्ति जमा रहे हो, पैसा जमा रहे हो और देशभक्ति का नाम बोलते हैं। भाई, आपका एक आदमी तो बताओ कोई देश के लिए जान दिया, कुर्बानी दिए? कोई है? उनके घर में अगर मैं ये कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई एक उनका घर का वॉचमैन, और एक दूसरा शब्द कहना चाहता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे, कि एक वॉचमैन भी नहीं बराबर, 1 इंच जमीन भी नहीं गई आपकी। नौकरी में लगे आप ब्रिटिशर के जमाने में, ब्रिटिशर के जमाने में भारत छोड़ो, जब गांधी जी ये बीड़ा उठाया आजादी के लिए, इन्होंने ब्रिटिश के जमाने में नौकरियों में घुसने लगे और सरकारी नौकरी मांगते फिरे
और ये हमको सिखाते हैं देश क्या है, आजादी क्या है, पैट्रियोटिज्म क्या है, हमको सिखाते हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम सब कमाए, तुम आके कुर्सी पे बैठे और एक एक करके बेच के खा रहे हो। अब देश को भी बेच रहे हो। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आजादी के बाद जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ मैं यहां पर 1974 में आया था पंतनगर यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी। तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंतनगर, फिर वो हिमाचल में एक पोटैटो ये था सेंटर, ऐसे सब देखते हम बहुत घूमे थे। वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी किसने बनाया? अरे बोलो भाई, किसने बनाया? अरे कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने बनाया? नहीं ना, नहीं। और एनआईटी उत्तराखंड कौन बनाए? एम्स, आईआईएम कांग्रेस, एचएनएम कांग्रेस, बीएचईएल कांग्रेस, बीएचईएल रुद्रापुर, एचएएल, बीएल, बीएल, ओएनजीसी, गेल, सेल, ये सब हमने बनाया। अरे आपका कुछ है तो दिखाओ। कई हजारों लोगों को नौकरी मिली है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है, बताओ। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेना, ये देश के साथ गद्दारी है। हम सब मानते हैं। हमारे घर में बहुत से लोग पूजा करके ही घर से बाहर निकलते हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अपने माए बाप के पैर छू के ही बाहर निकलते हैं। तुमसे सीखना नहीं है हमको। ऐसे बनो जो नेहरू जी ने बनाया। हरी क्रांति हमने की, महिलाओं को, दलितों को सहूलतें देने का और इस देश का संविधान लिखने का नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, वो आप सबके लिए किया है। और गरीबों के लिए मनरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, सूचना का अधिकार दिया, और क्या नहीं दिया। जितना हमने किया, इन्हों गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में गैस सिलेंडर 450 रुपए थी, तो इनके जमाने में 110 तक चली गई। अब वो वोट के लिए थोड़ा चीजें कम कर दिए हैं। ये सिर्फ वोट के लिए किए, दूसरे चीजों के लिए। तो भाइयों, उनका नजरिया अलग है, हमारा अलग है। हम देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानी भी किए, काम भी किए। और नेहरू जी तो दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने देश को जितना विकसित किया, इन्होंने सिर्फ फ्रांस जाना, वहां माल खरीदना, फिर बुला के लाना यहाँ, फिर उसको हाथ पे हाथ, गले में गले। इससे मिले पाकिस्तान के वो कौन, बिरानी, नवाज शरीफ, गले मिले एक दिन, फिर 2 महीने में खत्म। उन्हों उधर, इन्हों इधर। किससे मिले? चाइना से झूले में खेले नहीं, गुजरात में दोनों झूले में बैठ के खेलते रहे। उन्हें कब्जा करते रहा, अरुणाचल मिलकर कब्जा करते रहा, लद्दाख में कब्जा करते रहा, अंदर आते रहा, इन्हों जगह देते रहे। ये चीज
ये लोग कर रहे हैं और ऊपर से बोलते देश की रक्षा के लिए मोदी है। हम कई के लिए? झाड़ू मारने के लिए। हम तो जान देने के लिए भी तैयार है, दिए है, इसीलिए आजादी अब तक बची है। आजादी अब तक बची है क्यों? हमारे वजह से। हमको सबको बचाया भी, देश को बचाया, गरीबों को ऊपर लाया। और आज जो कंपलसरी एजुकेशन देखते, संविधान देखते, किसी देश में महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था। किसी को 100 साल पहले मिला, किसी को 75 साल पहले मिला, किसी को 200 साल पहले मिला। संविधान के साथ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार किसी देश में भी नहीं था। लेकिन यहां पर नेहरू जी और अंबेडकर जी ने सोचा अडल्ट फ्रेंचाइज, महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना पुरुषों को है, दोनों को वोटिंग पावर दो। और अब वो वोटिंग पावर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो मनु को वापस ला रहे हैं। मनु को वापस लाके हमारे मां बहनों को जो 51% है इस देश में, उनका वोट भी वो खींच रहे। आप बोलिए, आप दिल से बोलिए कि ये जो महिलाओं का हक किसी ने पहले दिया था, क्या आजादी के पहले था? नहीं। आप पावरफुल बने हो, आप जिसको वोट देते हो उसको सरकार बनती है। ये किनके वजह से? अरे जो शक्ति आपको हमने दी है या हमारी सरकार ने दी, हमारी नेताओं ने दी, उस पार्टी को आप कमजोर करना चाहते हो, उस पार्टी को आप दूर रखना चाहते हो सत्ता से। और ये कुछ नहीं करने वालों के पीछे लगे चंद लोग। वो कुछ भी करने वाले नहीं, देश को डुबाएंगे। जैसा कि मोदी साहब समुद्र डूबते आप देखे होंगे रामेश्वर में। देखे? नहीं देखे? ठीक है। अगर टीवी में आया कोई वीडियो रिकॉर्ड किया तो देखो। तो उन्होंने वहां डूबते रहे या लोगों को डुबाते रहे। क्योंकि 2000 नोटबंदी, 15,000 रुपए आपको दूंगा एक एक। को 15 लाख काला धन लाऊंगा, एक एक को 15 लाख जेब में डालूंगा। कहाँ है भाई आपकी गारंटी? आज तो रोज पेपर आप देखिए, मोदी की गारंटी। यही है मोदी की गारंटी। 15 लाख जो देने का वायदा किया था ना, वो मिला आपको? नहीं मिला। यही गारंटी उसकी है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, मिला आपको? यही मोदी की गारंटी है। एमएसपी, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा या नहीं कहा? कहा। डबल आमदनी आपको करूंगा, ये उन्होंने कहा क्या नहीं? यही मोदी की गारंटी है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा करके अगर वोट देंगे तो मैं समझूंगा इस देश के साथ ही नहीं, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, किसानों को और गरीब तबके के किसी भी जात के लोग हो, उनसे आप गद्दारी कर रहे हैं, ये मैं बराबर बोलूंगा। जो लोग ये और रोज उठे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उनका एक एजेंडा है कि उठते ही कांग्रेस को गालियां दो। कुछ नहीं मिला, अरे सब छोड़ते हैं, वो छोड़कर कांग्रेस को गालियां देना। 70 साल में क्या किया? 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते
तो मोदी साहब, संविधान अगर हम नहीं बचा सकते थे, डेमोक्रेसी अगर हम नहीं बचा सकते थे, तो मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। ये सब हमने देश को बचाया, संविधान को बचाया, डेमोक्रेसी को बचाया, और आप पढ़ा लिखा बनने के लिए ऊपर लाए कौन? कांग्रेस वालों ने। नहीं तो आप चाय पीते, और मैं एक लेबर का बेटा, मैं भी कहीं तो काम, ये खेतियों में काम करता था, मेरे को हो उनको हो, जो मिला के वजह से मिला है, जो मिला है कांग्रेस के वजह से मिला है, और हमको बार बार गालियां देते हो। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये तो देवनगरी है, हर देव यहां बसे हैं, चार यही हिमालय से निकलते हैं, हर चीज आपके पास है, फिर मोदी के पीछे क्यों लगे भाई? भगवान आपके पास है, पानी आपके पास है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, आईएएस के बच्चे निकलते यहां ट्रेनिंग के निकलते हैं, इंडियन मैनेजमेंट के बच्चे निकलते यहां ट्रेनिंग निकल देते हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे जगह में अगर उनका नाम तुम जपते रहेंगे तो देश को बर्बाद करेंगे। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा मेरे पास भी है, लेकिन वक्त नहीं था, लास्ट में बोलूंगा इसलिए ठहरा था, कि अंकिता भंडारी मर्डर केस किसने किया और क्यों आज तक बाहर नहीं आ रहा है? अरे इस छोटे से एक स्टेट में आप एक केस नहीं ढूंढ सकते, जो मर्डर किया उसको पकड़ नहीं सकते, और उनके आदमियों को, उनको आप बगल में लेके घूमते हो, स्टेज पे लाकर उनको हार डालते हो, लेकिन अंकिता भंडारी को नहीं ढूंढते आप। ये जो काम आपका है, सरकार का, और ऐसे कितने मर गए किसको मालूम। ये निकला बाहर निकला, लेकिन अंदर कितने छुपाए किसको मालूम। जैसा जोशीमठ नहीं, जोशीमठ ना, जोशीमठ यहां पर जो एक हादसा हुआ, घर गिर गए, भूकंप का हुआ, उसको भी नहीं देखे, उसको कितनी मदद करनी थी वो नहीं किए, और ऐसे हादसे होते जाएंगे, उसके लिए आगे क्या करना चाहिए वो भी सोच नहीं है। तो ये ऐसी सरकार यहां पर बैठी है, ऐसे लोगों को आप निकाल के उखाड़ के फेंकना चाहिए। सत्ता से अगर नहीं निकालेंगे, आगे आप लोग ऐसे ही जुल्म सहते रहेंगे। और एक आपसे बहुत संबंधित है, आपके लोगों को भी बहुत ये संबंधित है, यहाँ के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको भी इससे वास्ता है। उन्होंने बोला, मोदी जी ने बोला, बीजेपी ने बोला, हम हर नौजवान को फौज में भर्ती कराएंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो आगे काम भी आएंगे। क्या किया उन्होंने? अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम 4 साल तो उसको आप स्टाइपेंडरी पीरियड में ले लिए, 4 साल के बाद कहाँ है वो?
रास्ते पे घूम रहा है, उसको कभी भर्ती करें? उसको लिए ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलना। अग्निवीर के नौजवान लोग आज रास्ते पे फिर रहे, नौकरी नहीं। क्या करते? उम्र भी चले जाती है, फिर एक बार लिखना एग्जामिनेशन, वो भी वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे सब जो हमारे मोदी जी के स्कीम है चाराने का, वो हमारे पास एक कहावत है कि देना चाराने, वसूल करना बाराने। तो ये चाराने दिए जैसा करते, छोटी नौकरी दिए जैसे करते, फिर उसका होने के बाद निकाल के फेंक दिए, पाप बेचारे लड़के परेशान होके, माँ बाप परेशान होके चले जाते हैं। तो ये अग्निवीर में भी इन्होंने लोगों को धोखा दिया। और अब तो यूजीसी ये निकाल रही है क्या, वो एक नोटिफिकेशन। यूजीसी में क्या नोटिफिकेशन? अब जो रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी में, उन यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं होंगे। आप लेक्चरर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, डीन नहीं बन सकते, आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते, कुछ नहीं। वो जो होगा, जो मोदी जी की मेरिट है, वो मेरिट में अगर कोई आता है उसको नौकरी मिलेगी। बाकी के लोगों का रिजर्वेशन खत्म। और मैं ये बहुत जोर से आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने एक एक करके आज नौकरियां छीन रहे हैं और बच्चों को तंग कर रहे हैं। सरकार में रेलवे से लेकर सरकारी नौकरी लेकर सेंट्रल स्कूल के टीचरों को लेकर 30 लाख वैकेंसीज हैं। कितने? 30 लाख वैकेंसीज। उसमें से 50% SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है। SC ST को तो मिलता है, बैकवर्ड क्लास को 50%, और अदर 50% में जनरल बच्चों को मिलता है। वो भी उन्होंने फिलअप करने का बंद किया। नहीं बंद कर तो उनको बच्चों को नौकरी देना नहीं चाहते हो। अरे आप तो नौकरी कहां से लाना बोलते? नौकरी है ना, वैकेंसीज है, 30 लाख वैकेंसीज में भर्ती करो। सिर्फ फोटो के लिए एक 15,000 भर्ती करना और वो जाके सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को टेबल पे। आप देखे होंगे ना, हमारे मीडिया के भाई तो देखे होंगे, कोई और देखे या नहीं देखे, उन्होंने खुद ही जाके देते हैं। अरे वो तो डिप्टी सेक्रेटरी का काम है, वो तो क्लर्क, डिस्पैचिंग क्लर्क का काम है, वो काम भी इन्हों ही करते हैं। मैं दिया, ये मैं बोलने का बहुत हो गया, कितने बार सुनेंगे आप। और एक बार मैं ये कहूंगा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी कि कोई भी इलेक्शन होगा वो मेहनत करने से ही हम जीतते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे आप वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इलेक्शन के बाद कांग्रेस में उसकी समीक्षा हो रही थी, यानी क्या हुआ, क्यों हारे, उन्होंने क्यों जीत, ये यहाँ पर हम जीतना था। तब उन्होंने उनके प्रश्न को उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, चुनाव में हम वहाँ सफल रहे जहाँ हमने जनता के बीच काम किया। चुनाव में हम वहाँ सफल रहे जहाँ हमने जनता के बीच काम किया, लेकिन वहाँ फेल रहे जहाँ हमने केवल पब्लिक मीटिंग्स की। अगर हम जनता के साथ ही घुले मिले, उनके बीच
काम करे तो ही हम उसका भरोसा जीत लेंगे कि आशा नहीं कर सकते हैं। तो ये नेहरू जी का, अरे भाई आप मेहनत करें तो ही फल मिलेगा, बगैर मेहनत का कुछ नहीं होता। क्या अगर आप इतना पहाड़ी इलाके में एक फल अपना फल लगाते हो, फिर उसको लेते हो, उसको तोड़ते हो, दूसरे तरफ एक्सपोर्ट करते, ये सब मेहनत के वजह से कुछ पैसे मिलते हैं। सिर्फ सब चीजें अल्लाह के नाम से नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है। तो एक बात मैं आखिरी में बोल के समाप्त करूंगा, क्योंकि आप सुबह से यहाँ बैठे हैं और मेरे गलती के वजह से यह ऐसा हुआ, ये मैं समझता हूँ। लेकिन एक छोटी सी कहानी बोलूंगा, इससे कोई संबंध नहीं और किसी के लिए। एक मंदिर थी और एक मस्जिद थी, वहाँ नजदीक नजदीक थे और दो दोस्त थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था। तो दोनों काम नहीं करते थे। वो दो जब सोमवार के दिन शिवा के टेम्पल के सामने ठहर के भगवान के नाम से कुछ दो, शिवा के नाम से कुछ दो बोल के पुकारते थे। फिर जब फ्राइडे होता है उस दिन मस्जिद के सामने जाके पुकारते थे, अल्लाह के नाम से कुछ दो, अल्लाह के नाम से कुछ दो। तो लोग एक दिन दे, 2 दिन उनको दान दिए। फिर बाद में लोग बोले कि भाई रोज रोज यही काम कर रहे, तो छोड़ दिए, उनको देखना भी छोड़ दिए। फिर वो जनता का आकर्षण करने के लिए वो क्या कर दिए, एक दिन वो मंदिर और मस्जिद के सामने खड़ी धूप में एक पैर पे ठहरे, एक पैर अल्लाह के नाम से दो, से भगवान के नाम से दो बोल के चिल्लाने। बाजू में एक गटार थी, गटार एक पैर पे ठहरे थे, कड़ी धूप थी, बाजू में एक मोरी थी। तब उस वक्त एक आदमी को इतना ठहर ठहर के धूप में चक्कर आ गया, एक गिर गया। फिर एक आदमी उसको उठाने गया, वो मोरी में गिर गया। तब लोग बोले अरे 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 गिर गया भाई, उठाओ उठाओ उठाओ। क्यों? अरे पानी लाओ पानी लाओ। कोई पानी लाया, कोई बोले दूध दो, कोई दूध दिया, कोई बोला ब्रेड खिलाओ उसको, कोई ब्रेड खिलाया। तो सब उठा के उसको लेके गए हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल को लेके जाने के बाद उसको पूछे लोगों ने, अरे भाई कैसा है, ठीक है क्या? हाँ ठीक है साहब। क्या है? अल्लाह देता भी है, टांग तोड़ के देता है। उन्होंने कहा भाई मुझे मिला, पानी मिला, ब्रेड मिला, सब कुछ मिला, लेकिन गिरने के बाद मिला मेरी टांग टूटी, इसीलिए अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता। तो ऐसा बगैर मेहनत से कुछ नहीं होता, नहीं तो टांग ही टूटता है। आपको मेहनत करना पड़ना, आप सबको लड़ना पड़ेगा और हम आपके साथ हैं। राहुल जी तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमको ये जरूरी है कि आज हम भी वो काम करते रहे। और आखिरी में मैं एक ही बात बोलूंगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 में एक बात कही थी। उन्होंने कही थी आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये उन्होंने कहा, ये तीर्थ यात्रा, ये डैम्स, ये जो पानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने जो खड़े किए बहुत से चीजें, पब्लिक सेक्टर जो खड़े किए, ये मॉडर्न टेम्पल, उन्होंने बोला ये आधुनिक
मंदिर है, इसके तरफ देखो और काम करो। इससे देश बढ़ता है, इससे देश आगे बढ़ता है, प्रगति होती है। ये मैं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, तो वो मैं बीजेपी वालों को याद दिलाता हूं। मॉडर्न टेम्पल्स कहाँ है? जहां लोगों को खाना खिलाता है, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जहां किसानों को मदद करता है, वो मॉडर्न टेम्पल्स है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक होकर, एकजुट होकर बूथ लेवल पे काम कीजिए। और बूथ लेवल पे काम नहीं होगा, या जो हर पेज का, हर वोटर लिस्ट की छानबीन नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो इसलिए वो काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूं, आपके स्वाधीन कर रहा हूं। आप पूरा वो काम करेंगे, हमको जीत दिलाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं मल्लिकार्जुन स्लोगन खड़गे दूंगा। जिंदाबाद। मैं 2 स्लोगन देता हूं, आप मेरे साथ वो स्लोगन दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। भाई क्यों जल्दी आए, क्या नाश्ता किस्सा नहीं हुआ शायद? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। ओके, नमस्कार, धन्यवाद जिला- आप सभी को।